हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 3 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, जिसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी, एमएसडी एंड फ्यूल सेल्स। अब इस यूनिट की बात करें तो इसमें कुछ डायग्राम्स ज़्यादा हैं, ठीक है। उन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो पहला टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो बहुत ज़्यादा हीट अवेलेबल है कोर में अर्थ के, उसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब होता है अर्थ और थर्मल मतलब होता है हीट। तो द हीट एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ इज नोन एज योर जियोथर्मल एनर्जी। तो ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है और इंडिपेंडेंट ऑफ सन है। सन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, कह सकते हो जो कोर है, वहाँ की गर्मी की बात हो रही है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे जो डायग्राम बना है उससे समझ लोगे। ये सरफेस है और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ है। अब ध्यान से देखोगे तो इस अर्थ सरफेस के नीचे एक लेयर है जिसमें आपको रॉक्स मिलेंगे, पोरस रॉक्स मतलब पत्थर मिलेंगे, पेबल्स कह सकते हो, उस टाइप के पत्थर मिलेंगे ढेर सारे। उसके बाद नीचे देखोगे तो आपको सॉलिड रॉक प्लेट्स मिलेंगी, ठीक है। सॉलिड रॉक प्लेट्स बड़ी बड़ी सॉलिड की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, लंबे लंबे आपके कुछ इस शेप में होती हैं, ठीक है। तो ऐसी प्लेटें होंगी और उसके नीचे आपको मिलेगा मैग्मा। अब ये मैग्मा कैसे बना? मैग्मा बनता है, देखो यहाँ पे भी ये रॉक्स थी, ठीक है, ये वाली रॉक्स ही थी, मगर कोर में इतनी हीट थी, इतना टेम्परेचर था कि उसको पिघला दिया, ठीक है, और वो खौलता हुआ मैग्मा बन गया। कोर का टेम्परेचर देख लो, 5200 डिग्री सेंटीग्रेड से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्मा आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है मैग्मा का, ठीक है। अब जियोथर्मल एनर्जी का फॉर्म आपको कैसे मिलता है वो भी आगे देखेंगे। देखो क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं आपकी, सपोज करो ये जो हमारी सॉलिड रॉक प्लेट्स है, मैं उसको यहाँ बना रहा हूँ। ये हमारी लेयर को ऐसे गोल गोल पूरा कवर किए। अब बीच में कहीं से कोई पार्ट क्रैक हो गया तो क्या होगा, ये यहाँ से मैग्मा निकलना चालू होगा और ऊपर जाने लगेगा। अब जो अर्थ सरफेस है, पहले ये मिलेगी, ये लेयर इसको पोरस रॉक्स वाली। अब पोरस रॉक्स मान लो यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ जाके पोरस रॉक्स में यहाँ कहीं जो है गैप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, देखो यहाँ पे। अब ये मैग्मा निकलेगी और यहाँ पे स्टोर होने लगेगी, स्टोर हो जाएगी। अब फिर से कोई फिनोमेना हुआ और ये बंद हो गया। अगर ये बंद नहीं हुआ, कई केसेस में आप जो वोल्केनो सुनते हो ना, वहाँ पे यही रॉक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में टूट जाती हैं और फिर ये मैग्मा जो है बहुत स्पीड से निकलता है और वही वोल्केनो का रूप ले लेता है, ठीक है। फिनोमेना ऐसे ही होता है कि ये आपका थोड़े टाइम के लिए खुल जाएगा, कहीं से क्रैक हुआ, मतलब अर्थ आपकी घूमती रहती है तो प्लेटें भी इधर उधर होती रहती हैं, ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा। अब ये जो मैग्मा है यहाँ जाके इकट्ठा हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पोरस रॉक्स है ना, यहीं पे आपका वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर हो गया और गैसेस होती हैं, वो सारी चीज़ें। अब देखो ऑयल होता है तो वो पानी के ऊपर रहेगा, तो ऐसे ही चीज़ें रहती हैं। अब वाटर जब रहता है तो क्या करता है, वो इस हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आता है, ये जो आपका मैग्मा वहाँ जाके स्टोर हुआ है और उसके ऊपर पानी पिघलने लगता है। और यहाँ पे आप देखोगे भाप निकलने लगे कहीं से, कहीं पे पानी खौलने लगता है। तो अगर आपको पानी खौलने वाला देखना है, देखो गौरीकुंड केदारनाथ, जितने लोग केदारनाथ गए हैं उन्होंने गौरीकुंड का नाम सुना होगा। वहाँ का पानी जो है गर्म रहता है, वो कोई चमत्कार नहीं होता है, वो यही फिनोमेना है जियोथर्मल एनर्जी का, ठीक है। और ये हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स की बात यही है। हॉट स्प्रिंग्स यही होता है कि आपके नॉर्मल जो पानी टाइप का निकलने लगता है, ठीक है, स्प्रिंग के फॉर्म में, थोड़ा सा स्टीम के फॉर्म में, और गीजर्स का मतलब पानी ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एज यू गो डाउन 1 किलोमीटर 30 डिग्री टेम्परेचर राइज। अगर आप 1 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सपोज करो हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 1 किलोमीटर नीचे गए तो आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। फिर 1 किलोमीटर और नीचे गए तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेम्परेचर का खेल होता है। अब ध्यान से देखो, 3 से 4 किलोमीटर वाटर बबल्स अप अराउंड 100 to 120 डिग्री से। अगर आप 4 किलोमीटर चले गए पृथ्वी के अंदर तो आपकी मुलाकात होगी किससे? पानी से, जो कि खौल रहा होगा, उबल रहा होगा, ठीक है। और 10 से 15 किलोमीटर चले गए तो वापस तो नहीं आ पाओगे, मगर जाने का साधन पहले करो। 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पे सब कुछ खौल रहा होता है, जो कि आप समझ सकते हो कि ये आपकी सॉलिड रॉक्स प्लेट्स हो सकती हैं या मैग्मा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो लिमिटलेस हीट कंटेंट इन मैग्मा प्लस रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट्स। तो भाई ये जो मैग्मा है आपका, ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा गर्म है, ये हमेशा लिमिटलेस हीट कह सकते हो, इसकी हीट लिमिटलेस है, ठीक। और साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव डिके है, रेडियो एक्टिव डिके किन किन एलिमेंट्स का हो रहा है, K40, पोटेशियम 40, थोरियम 232, ठीक है, और यूरेनियम 235। आप जानते हो जो एटम बम्स होते हैं उनमें यही सारी चीज़ें, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, वहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके का ज़्यादा यूज होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स एक के बाद मल्टीप्लाई होने लगते हैं, चेन रिएक्शन ले लेते हैं और नेवर एंडिंग प्रोसेस टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब देखो यूजेस इसके हैं, बाथिंग, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेस हीटिंग, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि पृथ्वी के कोर की गर्मी और पृथ्वीवासियों की जिंदगी का दुख कभी खत्म नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। किस किस टाइप के होते हैं हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की, कहाँ पे कैसे के देखने को मिलेगा। अब देखो पहला है हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज। तो ये आपका क्या होता है, हॉट वाटर एंड स्टीम एट लेसर डेप्थ्स। तो जो पृथ्वी है हमारी, उसके बहुत कम डिस्टेंस पे ही आपको जो वाटर कलेक्टेड है, ठीक है, वहाँ पे जो गर्म वाटर है, ठीक है, जिसके नीचे हमारा हॉट स्पॉट आ गया और उसको गर्म कर दिया है, तो उनके डिपॉजिट्स होते हैं एट लेसर डेप्थ्स, कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेल। तो इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे, एक साइड से प्रोडक्शन बेल लगाएंगे और उस वाटर को हम लोग अपने यूज में ले सकते हैं, गर्म वाटर को और गर्म स्टीम को। अब इनका टेम्परेचर देख लो, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको फ़ारेनहाइट में करें तो 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आपका 700 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इतने टेम्परेचर का आपको वाटर मिलेगा। उस वाटर को हम लोग खींच के बाहर निकालते हैं और यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, उस जो वाटर रहेगा उसकी गर्मी को यूज करके हम वेपर में जो भी हमारा, मान लो अगर ऑयल एज एब्जॉर्प्शन ले लेते हैं, ठीक है, एज अ वर्किंग फ्लूइड, तो उस ऑयल को हीट कर देंगे, उसको वेपर बना देंगे और उसको पास करेंगे हम लोग टरबाइन के फैन से। तो वो जब घूमेगा और फिर जनरेटर कनेक्ट करके अपना इलेक्ट्रिसिटी निकाल देंगे, ठीक है। एल्स स्पेस हीटिंग। तो अगर ये काम देखो इतने टेम्परेचर का है तो हम लोग जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो स्पेस हीटिंग में भी काम आ जाएगा। ये पृथ्वी के लोग हैं, इनके लिए कोई चीज़ बेकार नहीं होती, सब चीज़ का यूज कर लेते हैं ये। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, ए एंड बी, जो कि ए एंड बी नहीं होता है। यहाँ देखते हैं, पहला है हॉट वाटर फील्ड, ठीक है। हॉट वाटर फील्ड क्या होता है, हॉट वाटर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज हॉट स्प्रिंग्स। अब देखो हॉट वाटर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो पानी आपको मिल रहा है ये आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिल रहा है, मतलब आप इसको छू सकते हो, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो नॉर्मली। अब देखो हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में जो निकलता है, जो मैंने आपको समझाया था, जो कि आपको मिलेगा सैक्रेड कुंड एट बद्रीनाथ, ठीक है, गौरीकुंड में, मणिकरण कुल्लू वैली में, और पो रिवर जो कि इटली में है, ठीक है। इन तीनों जगह आपको ये हॉट वाटर फील्ड्स देखने को मिलेंगे। याद रखना एक ही डिफरेंस है, इनका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है और या उससे कम रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर वेट स्टीम फील्ड्स क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रेशराइज्ड वाटर होते हैं जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होते हैं। तो हॉट वाटर और वेट स्टीम फील्ड में क्या डिफरेंस है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, वो कम होता है। साइट्स वेयर स्टीम स्केप्स थ्रू क्रैक्स फ्यूमारोल्स। तो जो साइट्स होती हैं जहाँ से आपकी स्टीम स्केप करती है, जैसे आप कह सकते हो ये आपकी रॉक्स हैं और ये रॉक्स हैं, ठीक है, तो बीच में देखो गैप है, इसी गैप से जो स्टीम निकल रही है इसको फ्यूमारोल्स कहते हैं, ठीक है। अब मैं फ्यूमारोल्स की आपको फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। इम्परमेबल कैप रॉक्स प्रिवेंट्स फ्लूइड फ्रॉम एस्केपिंग टू एटमॉस्फेयर, ड्रिलिंग फ्लूइड आउट। तो जो ये इम्परमेबल रॉक्स होती हैं हमारी, ये सॉलिड रॉक्स वाली, और ये मतलब बाहर जाने से रोकती हैं किसको, स्टीम को। तो उसके लिए हम लोग बेल बनाते हैं और उनको बाहर निकाल के यूज कर लेते हैं। तुम बाहर कैसे नहीं आओगे, हम तुमको यूज करके रहेंगे। फिर एग्जाम्पल देख लो, पुणे हवाई यूएसए, ये पुणे इंडिया वाला नहीं, ठीक है, हवाई यूएसए और एजोर्स पुर्तगाल में, ठीक। ये आपके दो एग्जाम्पल है। चलिए अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, वेपर डोमिनेटेड रिसोर्सेस। अब देखो नाम से क्या क्लियर है, वेपर डोमिनेटेड मतलब वेपर डोमिनेट कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि आपको यहाँ वाटर एंड स्टीम दोनों मिलेगा, को एग्जिस्ट, बट स्टीम डोमिनेट फेज में होती है, ठीक है। स्टीम ज्यादा होती है, वाटर कम होता है। प्रोड्यूस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ऑफ प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर याद रखना, ठीक है। स्टीम ऑब्टेन फ्रॉम सच जियोथर्मल फील्ड ड्राइव्स टरबाइन। तो ये
जो टरबाइन होती है उसको घुमा देती है, स्टीम, इसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं इसकी स्टीम का, ठीक है। एग्जाम्पल्स मालसुकुआ जापान और कामोजंग इंडोनेशिया, ये नाम याद रख लेना यार, काम आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हॉट ड्राई रॉक रिसोर्सेज। तो हॉट ड्राई रॉक रिसोर्सेज में क्या होता है, वही चीज़ आपका पूरा हर जगह कॉमन मिलने वाला है। देखो ध्यान से, ये जो मैग्मा रहती है नीचे, ये यहाँ की बात हो रही है ना, जस्ट मैग्मा के ऊपर वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉलिड रॉक्स प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे रॉक्स के अंदर घुस जाता है। सपोज करो यहाँ से रॉक क्रैक हुई, रॉक के अंदर घुस गया और स्टोर हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक साइड से एक बेल खोदते हैं और दूसरी साइड से एक बेल खोदते हैं। क्या करते हैं कि जो हीट रहती है इधर से हम लोग कोल्ड वाटर पास कराते हैं और इधर से हम लोग हॉट वाटर निकालते हैं। वही राहुल गांधी वाली तरह, इधर से हम लोग आलू डालते हैं, इधर से हम लोग सोना निकालते हैं, इधर से हम लोग पानी डालते हैं, इधर से हम लोग गर्म पानी निकालते हैं, ठंडा पानी गर्म पानी। और इसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारी रॉक्स इतनी ज़्यादा हीट हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारी इम्परमेबल रॉक्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगले टॉपिक की बात करें तो वो है जियो प्रेशर्ड रिसोर्सेज। अब इसमें देखो जियो प्रेशर्ड में क्या हो रहा है कि हमारी जो रॉक्स हैं उनके नीचे एक ब्राइन बन जा रहा है, प्लस मीथेन। ब्राइन समझ लो आपका वाटर है, ठीक है, नॉर्मल सा वाटर स्टीम, मगर उसके साथ मीथेन गैस भी है। अब जब गैस है और नीचे की लेयर देख लो किससे बनी है, क्ले से, ठीक है। नीचे की क्ले है और ऊपर गैसेस हैं, तो ये भी कवर्ड किससे, इम्परमेबल रॉक्स। ये समझ लो अभेद होती हैं, इनमें से निकल नहीं पाती कोई चीज़, उसको खोद के निकालना पड़ता है। तो अब यहाँ पे 3 एनर्जी मिलेंगी आपको, कौन कौन सी, थर्मल क्योंकि हीट है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मैकेनिकल एज प्रेशर, गैसेस हैं, गैसेस ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। साथ ही साथ केमिकल एज मीथेन, तो आप मीथेन भी अलग निकाल लो, बहुत फ़ायदा है इसमें। एक ही जियो थर्मल प्लांट खोलो, पूरी ज़िंदगी बैठ के कमाओ। चलिए आगे बढ़े। मैग्मा, मैग्मा क्या है, मोल्टेन रॉक एट टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका मैग्मा यही है, अंदर वाला ये जो लाल पार्ट है, ठीक है। हॉट विस्कस लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम एक्टिव वॉल्केनो, समझ ही रहे हो, जो वॉल्केनो के बाद निकलता नहीं है, वही लाल लाल मस्त, उसको खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हो तुम इंजीनियर हो ना इसलिए। तो जो मैग्मा का लिक्विड होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उसका टेम्परेचर देख रहे हो आप 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब साथ ही साथ मे फॉर्म रिजर्वॉयर एट डेप्थ्स विथ ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये आपके डेप्थ पे, मान लो सपोज कर लो रॉक प्लेट्स के पास भी पहुंच गए तो इनको निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, अगर ह्यूज अमाउंट में है। और अगर मैग्मा तक, खासतौर से मैग्मा इसी पार्ट को कहा जा रहा है, तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुँच पाई है। टेक्नोलॉजी पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी डज नॉट अलाउ रिकवरी ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स। तो इन रिजर्वॉयर से आपकी टेक्नोलॉजी नहीं काम कर पाती है वहाँ तक, ठीक है। आगे बात करें तो ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, हॉट वाटर जियोथर्मल सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना, 2 नंबर 10 नंबर दोनों के पीओबी से, ठीक है। हॉट वाटर फील्ड्स, रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके हॉट वाटर फील्ड्स में जो रिजर्वॉयर्स होते हैं, जो पानी इकट्ठा होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपने पास्ट में पढ़ा है। तो इसमें ज़्यादा स्टीम कंटेंट नहीं होता है, पानी ही रहता है, नॉर्मल गुनगुना से ज़्यादा रहता है और खौलते हुए से ज़्यादा नहीं कह सकते, कम रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ यूज़फुल फॉर हाउस हीटिंग, हाउस हीटिंग मतलब आपके घरों में उसको निकालने के बाद उसको गर्मी के लिए यूज कर सकते हो। कैसे, वही जो आप सोलर कलेक्टर में पढ़े हो, वही सेम प्रोसेस करने के बाद, ठीक है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी यूज हो सकता है, क्योंकि जब नॉर्मल गुनगुना पानी रहता है तो यूज कर लिया जाता है, ठीक है। रिजर्वॉयर कंटेन्स वाटर लिक्विड फेज बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर प्रेशर। तो ये रिजर्वॉयर क्या करता है, पानी इकट्ठा करता है, लिक्विड फेज में रहता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब 100 डिग्री से जनरली कम ही रहता है, ठीक है, अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ। ऑन सरफेस थर्मल स्प्रिंग्स अकर्स एट डेप्थ लेस देन 2 किलोमीटर। तो आपके सरफेस पे आपको थर्मल स्प्रिंग्स जो देखने को मिलते हैं वो इसी फिनोमेना का रीजन है, ठीक है। और गीजर प्लांट ऑफ यूएसए लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड टुडे। तो जो गीजर प्लांट है यूएसए का, वो लार्जेस्ट प्लांट है दुनिया में अभी तक इस चीज़ का। फिर बेड स्टीम फील्ड की बात करें, कंटेन्स प्रेशराइज्ड वाटर हायर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वही चीज़ जो आप पास्ट में पढ़े हो वही यही है, ठीक है, नाम बदला है बस। बेड स्टीम में क्या होता है कि ये प्रेशराइज्ड वाटर को इकट्ठा करता है और जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो अब देखो अगला पॉइंट क्या है, हॉट वाटर एट हायर
प्रेशर ब्रॉट अप इट्स प्रेशर रिड्यूस्ड स्टीम वाटर। तो भाई जब गर्म पानी रहता है जो प्रेशर के साथ रहता है, जब हम उसको ऊपर लाते हैं, प्रेशर है तो प्रेशर के साथ क्या होगा कि दो पार्ट में बढ़ जाता है, पहला स्टीम, दूसरा बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो स्टीम वाला तो उड़ गया, ठीक है, वो अपने काम में जनरली हम लोग निकाल लेते हैं, मगर कुछ केसेस में फ्लैश हो जाता है, इतना प्रेशर रहता है कि हम लोग उतनी टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाते हैं। रिजल्टिंग मिक्सचर वाटर एंड स्टीम, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होता है उसमें वाटर भी रहते हैं और कुछ स्टीम भी बच जाती है, तो सुटेबल फॉर पावर जनरेशन। ये आपका पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। साथ ही साथ वेपर इज यूज डायरेक्टली फॉर प्रोड्यूसिंग पावर। वेपर को हम लोग डायरेक्ट टरबाइन से पास कराते हैं और टरबाइन को रोटेट कराते हैं और जनरेटर लगा के पावर निकाल लेते हैं। बट हॉट वाटर सेपरेटेड एंड यूज्ड इन थर्मल एप्लीकेशन। सेपरेटर जो कि आपका डिवाइस है जो कि सेपरेट करता है स्टीम और वाटर को, तो हम हॉट वाटर को सेपरेट कर लेते हैं और उसको थर्मल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं, ड्राई स्टीम फील्ड्स। तो ये आपके ड्राई स्टीम फील्ड्स जो हैं वेट स्टीम फील्ड से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, साथ ही साथ हीट ट्रांसफर फ्रॉम डेप्थ इज मच हाइयर। जो डेप्थ से हीट ट्रांसफर होता है, आप समझ रहे हो कि अगर 1 किलोमीटर नीचे जाओ तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो डेप्थ है वहाँ से हीट ट्रांसफर की जो कह सकते हो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिजर्वॉयर्स प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम, ये याद रखना, एट प्रेशर अबव एटमॉस्फेयर। तो सुपर हीटेड स्टीम का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। साथ ही साथ परमेबिलिटी लोअर देन वेट स्टीम फील्ड्स, इनकी परमेबिलिटी वेट स्टीम फील्ड से कम होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग में भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपकी स्टीम होती है उसका टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो सकती है या उतनी हो सकती है। साथ ही साथ जब हम यहाँ पे बेल बनाते हैं इस ड्राई स्टीम फील्ड में तो एक डिप्रेस जोन क्रिएट होता है। समझ लो ऐसे हमने बेल बनाया तो यहाँ की जो ये ऐसे करके कुछ शेप बन जाता है और ऐसे में वाटर का जो बॉइलिंग रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और स्टीम भी साथ साथ हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अगला टॉपिक है डिफरेंट सिस्टम्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग द पावर। अब हमने बहुत बात कर ली रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। अब उसका यूज़ करने के लिए हम एक मशीन बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो आप देख रहे हो फिगर देखने में कठिन लग रही है, कोई बात नहीं, मैंने देखो इतना ही बनाया है। मैं इसकी वर्किंग आपको समझा रहा हूँ, पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, बाकी नोट्स आपको खुद बनानी है। नोट्स लिखने का पूरा तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, अभी बैठो वर्किंग समझ लो, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये जो क्रॉस 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 ये ग्राउंड है। यहाँ पे प्रोडक्शन वेल है और यहाँ पे री इंजेक्शन वेल है, दो वेल है। ठीक है, प्रोडक्शन वेल से क्या होगा, हम लोग इस फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, जो भी फ्लूइड रहेगा, वाटर रहेगा वाटर को, अगर स्टीम रहेगा तो स्टीम को। अब वेपर डोमिनेटेड पावर प्लांट है तो नाम से क्या क्लियर है, वेपर, वेपर डोमिनेट कर रहा है किसको, वाटर को। तो यहाँ पे वेपर होगी, स्टीम होगी ज़्यादा मात्रा में। तो देखो क्या होता है, हम लोग एक प्रोडक्शन वेल खोदते हैं और उस प्रोडक्शन वेल से हम लोग जियोथर्मल फ्लूइड जो कि हमारा यहाँ पे स्टीम है, स्टीम को हमने निकाला। यहाँ पे वॉल्व लगा है, वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, इट मैनेज फ्लोज ऑफ वाटर एंड स्टीम। ये आपके वाटर के फ्लोज को मैनेज करता है। कैसे, स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, प्रेशर बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को वॉल्व इसीलिए लगाया, कभी बंद करना रहा तो बंद कर दिए, है ना। अब ये स्कीम में मिट्टी थोड़ी ना डालने जाएंगे, इसलिए हमने वॉल्व लगाया है। वॉल्व से हमने इसको कंट्रोल किया, फिर आगे बढ़े, आगे लगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर। अब नाम से क्या क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर, मतलब ये स्टीम को सेपरेट करता है किससे, सॉलिड मैटर्स और इम्प्योरिटीज से। तो यहाँ पे हमारी स्टीम जो थी, स्टीम बची। अब भाई बेल से हम लोग निकाल रहे हैं, गैसेस भी आएंगी, कुछ पानी भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी ना। इम्प्योरिटीज हो सकता है, जो रॉक वॉक टूटी हो, छोटी मोटी कण हो सकते हैं छोटे मोटे, तो वो भी आएंगे। तो उन सबको हम लोग यहाँ सेपरेट कर लेते हैं इस साइड से, और यहाँ पे हमारी बच जाती है क्या, स्टीम। स्टीम को हमने पास कराया किससे, स्टीम टरबाइन से। टरबाइन में क्या होता है, रोटर लगा होता है कह सकते हो, या साफ्ट लगा होता है। जैसे ही स्टीम उस पर जाती है वो घूमने लगता है। क्या होता है, ये आपके थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पंखा चलने लगा, मैकेनिकल एनर्जी में। अब देखो हम लोग आगे उसको इलेक्ट्रिक जनरेटर में पास करा लेते हैं उस मैकेनिकल एनर्जी को। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारा काम तो हो गया, मगर अब ये पानी कहाँ जाएगी, जो वेपर स्टीम है, हॉट स्टीम, ये कहाँ जाएगी। तो इसके लिए हमने लगाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर में क्या होता है, इसमें आपका देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नाम से क्लियर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर।
आपका जो पानी आ रहा है इससे डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपका पानी मिल रहा है, डायरेक्ट ऑन डायरेक्ट कंडेंसर वो होता है वन इन विच कूलेंट इज बॉट इनटू कांटेक्ट विद द पेपर। कूलेंट को पेपर के साथ हम लोग मिला देते हैं। अब यहाँ पे दोनों मिल गया। मिलने के बाद क्या होता है कि हम इसमें से, अब ये हमारी वेपर थी, हॉट वेपर थी, यहाँ आने के बाद क्या होगी, हॉट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हॉट लिक्विड में हो गया। अब इसको हम नीचे भेजते हैं। नीचे भेजे तो आप ये देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां से हम लोग कंडेंसेट पंप लगाए हैं। कंडेंसेट पंप क्या करता है, ये आपके कंडेंसर्स को पंप आउट कर देता है, ठीक है। एंड कंडेंस स्टीम एज वाटर, तो जो आपकी कंडेंस स्टीम बच जाती है, यहाँ से अब कुछ स्टीम तो बच ही जाएगी क्योंकि दोनों मिक्स हो रहा है, तो वो जो कंडेंस स्टीम मिक्स हो जाती है उसको ये फिर से यहाँ से भेज देता है। जो हॉट वाटर रहता है, नॉर्मल हॉट वाटर, वो फिर से चला जाता है, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद फिर वो स्टीम बन जाता है। यहाँ से हॉट वाटर जा रहा है, अगर कुछ जो वेपर्स रह गए तो वो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर क्या करता है, आपके उस हॉट वाटर को, जो वेपर रहता है, जो हॉट वाटर रहता है, उसको कूल करके, ये ध्यान रखना कंडेंसेट पंप का काम क्या होता है, ये आपके वेपर को कन्वर्ट कर देता है वाटर में, ठीक है, और कुछ नहीं। आपके जो वेपर्स, यहाँ भी वेपर्स हैं, वेपर्स अंदर गए और जैसे वाटर निकला, गर्म वाटर। अभी गर्म वाटर ऊपर गया और यहाँ कूलिंग टावर में गिरा। कूलिंग टावर का काम है आपके उस पानी को ठंडा कर देना। ठंडा करने के बाद वो कहाँ भेज रहा, कूलिंग वाटर पंप में। अभी तो नॉर्मल ठंडा हो, यहाँ और चिल्ड हो गया। चिल्ड होने के बाद वो जा रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअसली होती रहती है, और साथ ही साथ ये पानी आपका नीचे जाता रहता है। यहाँ से गर्म पानी जा रहा है, यहाँ से स्टीम बन के निकल रहा है गर्म, फिर ये आपकी साइकिल पूरी चलती रहती है, ठीक है। अब इसमें जितने भी आपको फंक्शंस हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं ये आपको दे दूंगा। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके ले सकते हो, और मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नोट्स में मैं पिन कर दूंगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगला है हमारा लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट्स। तो लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट से आप क्या समझ रहे हो, लिक्विड डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, हमारे वेट स्टीम प्लांट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये हॉट वाटर के साथ साथ स्टीम दे रहे हैं, वो भी हाई प्रेशर के साथ। अब देखो, लिक्विड डोमिनेटेड में आपके कोर्स में दो हैं, पहला है फ्लैश स्टीम सिस्टम और दूसरा है बाइनरी साइकिल सिस्टम। तो एक एक पे बात कर लेते हैं। फ्लैश स्टीम सिस्टम क्या होता है, देख लो, ये डायग्राम आप देख लो पूरा अच्छे से, और फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में क्या है, इधर आपका प्रोडक्शन बेल है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो चेंज होगा वही बताऊंगा। इधर री इंजेक्शन बेल है, यहाँ से हमारा जियोथर्मल फ्लूइड निकल रहा है, बस डिफरेंस कितना है, यहाँ पे हमारा स्टीम प्लस हॉट वाटर है, ठीक है। अब स्टीम प्लस हॉट वाटर, तो हमने इसको आगे भेजा। आगे भेजे तो कहाँ जाता है ये, फ्लैश चैम्बर में। फ्लैश चैम्बर क्या होता है, तो फ्लैश चैम्बर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सेपरेट करता है किसको, लिक्विड को फ्रॉम वेपर्स। वही जो ऊपर सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर काम कर रहा था। क्यों चेंज किए हैं, कुछ होगा स्पेसिफिकेशन, क्योंकि देखो अभी उसमें क्या है ना, सेपरेट करने के बाद वो अलग कर दे रहा था, उसका यूज नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज भी आ जा रही थी। यहाँ पे सिर्फ हॉट वाटर है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, फ्लैश चैम्बर ने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे हमारा हॉट ब्राइन जो कि हॉट वाटर है, ठीक है। ऊपर देखो, यहाँ पे हमारी वेपर्स आई, वेपर्स जा रही है, ड्राई स्टीम हमारी जा रही कहाँ पे, स्टीम टरबाइन। काम हुआ, समझ रहे हो ना, सारा फंक्शन समझा दिया हूँ। स्टीम टरबाइन में क्या करता है कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पे जनरेट होती है, थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर ये नीचे जा रहा है कहाँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर में। समझी रहो, यहाँ पे कोल्ड वाटर आएगा, मिला देगा पानी, जो वेपर बच जाएगी वो यहाँ जाएगी और ये उसको हॉट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये ऊपर जाएगा कूलिंग टावर में, ठंडा होगा, फिर यहाँ और ठंडा होगा, फिर अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हॉट वाटर यहाँ से जा ही रहा है, बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये आपकी साइकिल हो रही है, ठीक है। नॉर्मल से इसमें आपका एक फ्लैश चैम्बर एडेड है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लिख लेना इसको, फ्लैश स्टीम सिस्टम है और कुछ नहीं। सो अब नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो क्या है हमारा, बाइनरी साइकिल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूज्ड वेयर हॉट वाटर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वहां पे यूज होता है जहां पे हॉट वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। आप समझ गए हो कि किसकी बात हो रही है। प्लांट ऑपरेट्स विथ अ लो बॉइलिंग पॉइंट वर्किंग फ्लूइड। तो यहाँ पे जो आपका प्लांट है उसमें वर्किंग फ्लूइड वाटर नहीं है, बल्कि हम वाटर की हीट ले करके किसी और फ्लूइड को गर्म करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट उतने के बराबर हो। अब देखो, क्योंकि ये 0 to 100 डिग्री के बीच में होता है, तो अगर 110 वाला हम लोग करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम 90-80 वाला करेंगे, जो कि ज़्यादा अच्छे से
मतलब एकदम जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 0 to 80 हो, 90 हो। तो आइसोब्यूटीन और फ्रेऑन हमारा काम करने के लिए आ गए हैं। अब देखो, इन अ थर्मोडायनेमिक क्लोज्ड रैंकाइन साइकिल, यहाँ पे आपकी थर्मोडायनेमिक क्लोज्ड रैंकाइन साइकिल काम कर रही है। अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन बेल है, री इंजेक्शन बेल है, नॉर्मल वही चीज़ें। यहाँ पे वॉल्व लगा है, वॉल्व का काम क्या होता है, मैनेज द प्रेशर, मैनेज द फ्लो, कुछ भी, स्टार्ट स्टॉप। हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है यहाँ पे। हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा है, जो हमारा वाटर है उसकी हीट को एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे एक पाइप बना लेना आप, ठीक है। ये आपकी पाइप है और इस पाइप में क्या बह रहा है आपका, ये आइसोब्यूटीन और फ्रेऑन। तो ये जब बह रहा है यहाँ से तो ये जाएगा और ये हमारा हीट एक्सचेंजर में जो वाटर है ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर देगा, ये बॉईल हो जाएगा और यहाँ से आपका वेपर्स जाने लगेगा और ये जाएगा टरबाइन में। टरबाइन जो है समझी रहे हो क्या कर रहा है, थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका जनरेटर है, मेंशन नहीं किया हूँ, देख लेना। फिर यहाँ से ये जा रहा है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या हो रहा है, हमारा जो फ्लूइड था, ठीक है, जो हमारा फ्लूइड था ये यहाँ पे वाटर बह रहा है इस कंडेंसर में, विद इन अ पाइप, ये पाइप में हमारा वाटर जा रहा है। तो ये जब ये गैस आती है इसके कांटेक्ट में आती है तो कूल हो जाती है, ठीक है, और ये फिर आगे बढ़ती है। ये जो वेपर रहती है अभी हॉट उसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड समझ लो, गैसियस से हॉट लिक्विड में। अब ये जा रही इधर से पंप होके फिर ऊपर जा रही है और साथ ही साथ ये जो हमारा पानी है इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किससे, कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर में ठंडा हो रहा है और फिर वापस ये यहाँ पे कंडेंसेट लगा हुआ है जो उसको और ठंडा कर दे रहा है और भेज दे रहा है कंडेंसर में, ठीक है। सिंपल सी वर्किंग है और आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में वो बता दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, कि क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको लिखना है कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स सबको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, सब में कॉमन है। अगर सबका फंक्शन जान लिए ना तो वर्किंग तुम्हें रटनी ही नहीं है, वर्किंग किसी की नहीं रटोगे, जो समझे हो सबका फंक्शन लगाना और लिख देना, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा वर्किंग। अब वर्किंग ये तीन चीजें हैं और आपको एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, सब में चिपका देना, सब में सही होने वाला है, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो एप्लीकेशंस देख लो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका जनरेशन हो रहा है कैसे, ऊपर देखिए हो आप पूरा प्रोसेस। फिर स्पेस हीटिंग फॉर बिल्डिंग, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है उसका यूज हो रहा है स्पेस हीटिंग में। और प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, तो समुद्र से जो नमक होता है उसको भी निकालने के लिए यूज होता है ये, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में डिफरेंसेस। यूजेस इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब ये ऐसी एनर्जीज यूज कर रहा है जो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, जो कि आपके कोर की हीट है, अर्थ के कोर की हीट है। फिर यूजेस एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जाहिर सी बात है थर्मल पावर प्लांट। मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये आपका ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली। फिर कैन कॉज अर्थक्वेक्स इन सम केसेस, तो कुछ केसेस में ये रजनीकांत के फोन का काम कर सकता है, ठीक है। नो सच प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन प्रोसेस, या आपके पावर जनरेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है। कैन बी यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इसका और भी यूजेस हैं। सेटअप कॉस्ट इसका हाई है, भाई ये तो रियलिटी है। आप धरती हिलाने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपके जेब से पैसे ना हिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर सेटअप कॉस्ट इज लो। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स नॉट यूज, ठीक, जो इनका बाई प्रोडक्ट्स होता है उसका यूजेज ज़्यादा नहीं होता है, जैसे जो इम्प्योरिटीज आती हैं उसका कोई खास यूजेज नहीं होता है, मगर इनका बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज्ड। लेस फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप जहाँ पे आपको हॉटस्पॉट मिलेगा आप वहीं पे कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल की तरह ही है, जहाँ पे आपको हॉटस्पॉट मिला वहीं पे आप अपना वेल खोद सकते हो, निकाल सकते हो, हर जगह नहीं, मगर ये आपका मोर फ्लेक्सिबल है, कहीं भी खोल दो, ठीक है। स्पेसिफाइड एरिया रिक्वायर्ड, वही बात हो गई, नो सच रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। 3.5 आपके लिए होमवर्क है, पढ़ लेना, ठीक है, रीड ओनली, नथिंग एल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। MHD क्या है, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स। तो ये स्टडी है किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड्स जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और उनका इलेक्ट्रिकल नेचर भी हम पढ़ने वाले हैं। MHD के प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो
द MHD डील्स विद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो MHD किससे डील करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन से। तो इसमें क्या होता है? व्हेन एन आयनाइज्ड फ्लूइड एट हाई टेम्परेचर passes through the applied magnetic field, the DC is generated from system with expense of thermal energy। तो ये हमारा सिस्टम है, यहाँ एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है और यहाँ से हमारी गैस आ रही है। तो जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अगर आयनाइज्ड हैं, अगर फ्लूइड जो हमारा बहुत ज़्यादा आयनाइज्ड, उसमें बहुत ज़्यादा आयंस हैं, तो जब इसको पास करोगे, यहाँ पे आपका मैग्नेट्स लगे हुए हैं और एनोड कैथोड भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगी और साथ ही साथ DC डायरेक्ट करंट भी जनरेट होगी। अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे किसी लोड से, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है ना, एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, तो ये आपका वर्क करने लगेगा। ठीक है, यहाँ से हमारी गैसेस भी आ रही हैं, यहाँ एक्सटर्नल लोड के पीछे कुछ प्रोडक्शन के लिए रखा होगा जिससे गैसेस निकल रही हैं, और जब वो पास की जाती हैं ऐसे सिस्टम से तो एक करंट जनरेट होती है। अब देख लो, MHD पावर जनरेशन बेस्ड ऑन फराडेज लॉ ऑफ EMI। तो फराडे जी क्या कहते हैं कि व्हेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब भी आपका एक कंडक्टर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एन EMF इज इंड्यूस्ड। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसी के साथ अगर आप एक कंडक्टर सर्किट बना देते हो तो क्लोज्ड करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट, और उसी करंट को हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा MHD। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MHD पावर जनरेशन, कन्वर्जन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन फराडे लॉ ऑफ EMI। समझ गए हो? When a conductor and magnetic field move relative to each other, a voltage is induced in the conductor. This induced voltage produces an electric current। समझ रहे हो? वही चीज है, आपका फैराडे वाला लॉ है। और कंडक्टर क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस, हॉट वाटर, आयनाइज्ड गैसेस इन MHD। तो कंडक्टर क्या कर रहा है? सॉलिड लिक्विड गैस आपका प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कंडक्टर में आपके सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कंडक्टर, और यहाँ पे हमने जो लिया है वो है हॉट आयनाइज्ड गैसेस इन MHD। ठीक है, तो ये जो पास करें, आई होप सब क्लियर हो गया होगा, ये वही मैंने समझाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद MHD। तो MHD के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? तो पहली प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम इन डिज़ाइन। तो इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त लगती है। क्यों? टू फाइंड मटेरियल्स व्हिच कैन सर्वाइव हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मतलब ऐसे मटेरियल फाइंड करना, ऐसे एनोड कैथोड फाइंड करना जो कि हाई मटेरियल, हाई टेम्परेचर को झेल सकें। ठीक है, जैसे इंसुलेटर एंड कंडक्टिंग मटेरियल्स, यहाँ पे L होना चाहिए, इंसुलेटर एंड कंडक्टिंग मटेरियल्स जो कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड झेल सकें, क्योंकि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की तो हमारी गैस ही आ रही है, आयनाइज्ड गैस ही आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोड मटेरियल केमिकली इरोडेड बाई कंबशन गैसेस। तो जो इलेक्ट्रोड, जो हमारे एनोड और कैथोड होते हैं, ये हमारे इरोड हो जाते हैं, कोरोजन हो जाता है इनमें, किसकी वजह से? ये हमारे कंबशन गैसेस की वजह से। अब देखो, सीड मटेरियल पोटेशियम जो है वो अटैक करता है इंसुलेटिंग मटेरियल को और उसको कंडक्टिंग बना देता है। हम उसको लगाए थे कि हमारा काम, हमको करंट ना लगे, और वो उसको करंट वाला बना देता है। भाई इतनी ताकत होती है उसमें। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मेजर प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स, पहली चीज़ क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन मैग्नेट जनरेटर, फिर दूसरा डक्ट, कंप्रेसर, स्क्रबर, सीड रिकवरी प्लांट, TC to AC कन्वर्टर, बड़ा झमेला है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें सेटअप कॉस्ट हाई हो जाता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें लगानी पड़ती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट, अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोडायनामिक सिस्टम। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सही से करके जाना, ओपन क्लोज दोनों रट लेना, क्योंकि पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए ओपन साइकिल का देख लो, वर्किंग समझा रहा हूँ, इसके आगे का तुम अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्टिंग से क्या होता है, हमारे पास कोल प्रोसेसर है। कोल प्रोसेसर क्या करता है? अपनी मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल जितनी एनर्जी है सब अप्लाई कर देता है किसमें? कोल को आगे भेजने में। कोल आगे जाता है कहाँ पे? कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में क्या होता है? जैसे नाम से क्लियर है कि कंबशन होगा वहाँ पे, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? हीट की। अब देखो यहाँ पे हीट गई, ठीक है, कंप्रेसर हमारा हीट प्रोवाइड कर रहा है, और ये हीट कहाँ से मिल रही? एयर प्री हीटर से। ये हम आगे देखते हैं। अभी कंबशन चैम्बर में हीट पहुंची और वो कंबशन हुआ वहां पे। अब एयर हमारी हीट हो गई, और साथ ही साथ कंबशन चैम्बर में हम एक और काम करते हैं, आयनाइज अल्कली मेटल की जो थोड़ा सा अमाउंट डाल देते हैं गैसेस में, जो कि हमारा सीजियम या पोटेशियम होता है। क्यों डालते हैं? ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और वो आगे गया कहाँ पे, नोजल में। नोजल का काम ये होता है कि वो जैसे जैसे आपका गैस या फ्यूल पास हो रहा है तो वो प्रेशर को कम कर दे और स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, प्रेशर को कम कर दे और स्पीड को बढ़ा दे। तो एमएचडी डक्ट के पास पहुंचा, यहाँ पे आपका देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमारे जो गैस आई या फ्यूल आया तो वहाँ पे आप देखोगे तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे ऊपर चले जाएंगे, होल्स भी कह सकते हो, और नीचे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले जाएंगे। और ऐसा होने के बाद ये इनको हमने कनेक्ट कर रखा है इन्वर्टर से, और इन्वर्टर से हमारे ये डीसी जो है एसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे डीसी पावर मिल रही है, यहाँ से अब एसी पावर हमने निकाल लिया थ्रू इन्वर्टर। अब आगे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा वर्किंग फ्लूइड एयर था वो आगे जा रहा है एयर प्रीहीटर में, ठीक है। यहाँ एयर प्रीहीटर का काम यही होता है कि अगली प्रोसेस के लिए एयर को और हीट कर दे, ठीक है। साथ ही साथ ये थोड़ी सी एयर को चुरा करके भेज दे रहा है कंप्रेसर के पास, ठीक है, कंबशन चैम्बर के पास। कंप्रेसर के पास जाएगा तो फिर वो कंबशन चैम्बर में पहुंचेगा और कंबशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब एयर प्रीहीटर में थोड़ी सी और हीट होगी और आगे गई सीड रिकवरी। तो सीड रिकवरी में क्या हो रहा है, जो कह सकते हो जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे सेपरेट कर ले रहे हैं। सीड रिकवरी क्या है, सीड मटेरियल इज रिकवर्ड फ्रॉम द गैस फॉर सक्सेसिव यूज। तो जो सीड मटेरियल, जो हमारे यूजफुल मटेरियल्स थे, हमने उनको निकाल लिया। जो हमने सीजियम और पोटेशियम यूज किया था उसको निकालने के बाद हमने भेज दिया कहाँ पे, नोजल में। अब कंबशन चैम्बर से थोड़ा सा काम और आसान हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जा रही है और फर्दर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सीड रिकवरी के बाद बची खुची एयर कहाँ जा रही है, आगे आगे जा रही पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट में। पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट में क्या है, जो हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, जो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने उसको निकाल लिया और फिर अगले स्टेप में उसको भेज दिया उस एयर को, और वो कहाँ जा रही है, स्टॉक में, ठीक है। स्टैक है आपका, स्टॉक नहीं स्टैक, स्टैक में जा रही, स्टैक से ऊपर हम उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे रहे हैं। बस इतना ही है। आपको क्या क्या करना है इन क्वेश्चंस में, पहले आपको कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन बता देना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओपन साइकिल एमएचडी सिस्टम में हम लोग अपना काम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, ध्यान से देख लो। और इतने प्रोसीजर्स हैं, इतने जो हमारा कोल प्रोसेसर से हीट आ रहा है कंबशन चैम्बर में, कंबशन हो रहा है, और साथ ही साथ जो एयर हीट हो रही है उसका हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर देना, कंपोनेंट्स जितने हैं, ठीक है। साथ ही साथ वर्किंग लिखना है आपको, और एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। आगे बढ़ें तो क्लोज साइकिल की बात करें। अब यहाँ टेम्परेचर लिख देना यार, क्योंकि 2300 डिग्री सेंटीग्रेड आपका अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर होता है, तो ये जरूर लिख के आना। अब हम बात करते हैं अपने क्लोज साइकिल एमएचडी सिस्टम की, ठीक है। क्लोज साइकिल एमएचडी सिस्टम में क्या हो रहा है कि जाहिर सी बात है, नाम से जैसा लग रहा है कि क्लोज साइकिल बनेगी, यहाँ पे ओपन नहीं होगी, ठीक है। क्लोज साइकिल में क्या है, पहले हमारा कोल प्रोसेसर है। कोल प्रोसेसर क्या कर रहा है, अपनी फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल सारी एनर्जी लगा रहा है किसको, कोल को आगे ढकेलने में। कोल आगे आया, कंबस्टर में आया, और यहाँ हमारा कंबस्टर वही कंबशन चैम्बर ही होता है, ठीक है। नीचे लगा हुआ है प्यारा दुलारा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हमारी हीट को एक्सचेंज करता है, ठीक है। जो भी एक्सचेंज यहाँ पे, अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने वर्किंग फ्लूइड लिया है हीलियम और आर्गन। ऊपर वाले में क्या लिया था, एयर लिया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, वर्किंग फ्लूइड हमारा जो है हीलियम और आर्गन, वो यहाँ पे कंबशन के थ्रू जो हीट आई है वहाँ पे गर्म होगा, ठीक है। उसका कह सकते हो स्टेट चेंज होगा, और उसको हम नोजल के थ्रू आगे भेजेंगे। अब कंबशन चैम्बर में ही हम सीजियम और कह सकते हो पोटेशियम, इन दोनों को ऐड कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो। ध्यान रखना यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे हीलियम आर्गन है। हीट एक्सचेंजर का काम यही होता है कि उसको अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब वो आगे जा रहा है नोजल में, हीलियम आर्गन ही आपका। नोजल में क्या हो रहा है कि आपके प्रेशर को बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। और ये आगे जा रहा है कहाँ पे, प्रेशर को कम करके स्पीड को बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। ये आगे जा रहा है हमारा एमएचडी डक्ट में। एमएचडी डक्ट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में चले गए, नेगेटिव वाले नेगेटिव में चले गए, और साथ ही साथ ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, तो ये आपका मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, एमएचडी डक्ट में। यहाँ से हमने निकाल ली इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव को जोड़ करके, नेगेटिव को जोड़ करके, और ये एसी पावर है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इतना हुआ तो हम आगे गए कहाँ पे, इसको आगे भेजा हमने एयर प्रीहीटर में। एयर प्रीहीटर में जाने के बाद वही आपका एयर, सारा चीज़ वही सेम है, एयर फिर से हीट हो रही है सीड रिकवरी के लिए। सीड रिकवरी को हमने ऐड कर रखा है नोजल से, और उसके आगे जाओगे तो प्यूरीफायर लगा हुआ है, और फिर स्टॉक से वो बाहर चला जा रहा है, ठीक। पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट, सारी चीज़ें सेम है ऊपर से ही। यहाँ पे जो अलग हो रहा है, यहाँ से जब वो हीलियम आर्गन आता है तो हम उसको फिर से, यहाँ जो हीलियम आर्गन आया उसको हमने घुमा लिया, मोड़ लिया उसे, और ये तार नांग करके देखो ये कहाँ जा रहा है, कंप्रेसर में।
आपका हीलियम अर्गन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये ब्लैक वाला वायर जो है, ब्लैक वाली पाइप जो है, ये आपकी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। बार बार हीलियम अर्गन आपका जो भी वर्किंग फ्लूइड है यहाँ पे घूम रहा है। अब अगले प्रोसेस में जो एयर थी, जो गर्म एयर थी, हमने उसको ट्रांसफर कर लिया कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में हमने उसको ट्रांसफर कर लिया, और इस हीट एक्सचेंजर में क्या लगा हुआ है आपका, वाटर। वाटर जो है आपका, यहाँ पे एक पाइपलाइन बना लेना, एक वाटर की पाइप बह रही है, ठीक है। उस वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। उस वाटर को हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो वेपर जा रही है टरबाइन में। टरबाइन हमारा घुमा करके जनरेटर में वर्क प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी पूरी पूरी प्रोवाइड हो जा रही है। तो ये एक नई चीज इसमें है, और सब पूरा डिक्टो सेम है पुराना। बाकी हीलियम अर्गन आप समझो वर्किंग फ्लूइड है, और कुछ भी नहीं है अलग, ठीक है। डायग्राम यही रहेगा, पूरा चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग आप समझ गए होगे, डिफरेंस जो है वो समझ गए होगे, और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए अब अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो कि है फ्यूल सेल्स, ठीक है। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, जो कि क्या करती है, कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों में कन्वर्ट करती है, ठीक है। विदाउट कंबशन, बिना कंबशन के, समझ रहे हो, बिना कंबशन के वो ये प्रोसेस कर रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी काम हम करने वाले हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करने वाले हैं। अ प्रोसेस इन विच सिस्टम चेंजेस वेदर इट बी अ प्रेशर, वॉल्यूम और कंटेंट्स विदाउट टेम्परेचर चेंज, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका सिस्टम चेंज हो जाता है बिना प्रेशर, वॉल्यूम या कंटेंट के, मतलब इन चीज़ों में चेंज हो जाता है, मगर टेम्परेचर चेंज आपका वही रहता है, नॉर्मल रहता है, विदाउट टेम्परेचर चेंज, ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आगे बढ़े तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल सेल, एनोड होता है, कैथोड होता है। अब एनोड की बात करें तो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड ऑफ अ पोलराइज्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस थ्रू विच इलेक्ट्रिकल करंट एंटर्स, ठीक है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल करंट अंदर जाएगा। अब देखो कैथोड है हमारा, कैथोड क्या होता है, ये हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन आउट और फ्लोज आउट, यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से अंदर जाएगा और वहाँ से निकलेगा। अब आप देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है हमारा, अ लिक्विड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू, स्पेशली इन एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ठीक है। अब आगे देखोगे तो कंटेनर्स समझो, जिसमें ये पूरा पूरा सेटअप रखा गया है। सेपरेटर्स जो सेपरेट कर रहा है, सीलिंग्स जो आप कह सकते हो कि लीकेज ना हो इसलिए, फ्यूल सप्लाई जहाँ से फ्यूल आ रहा है, ऑक्सीडेंट सप्लाई जहाँ से ऑक्सीडेंट की सप्लीकेशन हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ें तो आप देखो इनके टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स लिख देना यार, क्योंकि देखो इनमें से कुछ पूछे जा सकते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, 5 6 7 8, तो इनको पढ़ लेना, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। बहुत कम चांसेस हैं, अगर बुरी किस्मत होगी तो आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इनके टाइप्स याद कर लो। जिंक एयर है, रीजनरेटिव, अल्कलाइन, फॉस्फोरिक एसिड, सॉलिड ऑक्साइड, डायरेक्ट मिथेनॉल, पॉलीमर एक्सचेंज, मोल्टन कार्बोनेट। तो थोड़ा सा नंबर, एक दो नंबर बढ़ाने के लिए बढ़िया होंगे टाइप्स आपके। तो इनके लिए ट्रिक है कि जरा पासो डीएम पीएमसी। तो पासो स्पेनिश से लिया गया है, चलने का मतलब होता है पासो, तो जरा चलो डीएम पीएमसी, कोई मैम साहब बता देना कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, जेड जेड ए हो गया आपका इसमें, और आर हो गया आपका, फिर ए हो गया, फिर पी हो गया, ठीक है, पी ए हो गया आपका, फिर एस ओ हो गया, ठीक है, डी एम से डी एम हो गया, फिर पी ई एम, और फिर एम सी, ठीक है, पी एम सी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको याद कर लेना। आई होप सो ट्रिक उतनी बढ़िया नहीं बनी है, बट ट्राई करना, ठीक है, हजम हो जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की ओर। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें देखो हमारा जो होता है फ्यूल, जो फ्यूल हम लोग लेते हैं वो हमारा हाइड्रोजन होता है, CH4 होता है, या CH3OH होता है, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल इज बेस्ट। जो H2O2 फ्यूल सेल है वो हमारा बेस्ट होता है, और उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट इज 70%। कंटेनर क्या होते हैं, पोरस कार्बन के बने होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखो आपके पास एक प्यारा सा सेल है। सो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट भरी है वो किससे किससे बनी है, फॉस्फोरिक एसिड की है, ठीक।
ठीक है। साथ ही साथ दूसरी बात ये कि जो प्लेटिनम कोटेड स्पेशल ग्रेफाइट है वो हमारे ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इनको हमने सेपरेट किया है इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है वो एंटर कर रही है इस छोर से और ये अंदर जा रही है एनोड से। एनोड पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये आयंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और ये फर्दर मूव कर रहे हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट के होते हुए कैथोड की तरफ। साथ ही साथ जो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए थे वो इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव करेंगे कैथोड की तरफ, ठीक है, देख लो। और ये बल्ब आपका जलने लगेगा, ठीक है। हम कैथोड के साइड पे ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो H2O बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ से नहीं कनेक्टेड है, इसको आप यहाँ साइड से कनेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट ही निकल जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप H2O जो है आपका, यहाँ से H2 आ रहा है, यहाँ से O2 आ रहा है, तो वो पूरा बन के क्या हो जा रहा है, मतलब O गायब हो जाता है और H2O बन जाता है, ठीक है। तो पानी बन के वो निकल आता है, ये हमारा एज अ वेस्ट होता है, ठीक है, जो कि हीटेड वाटर रहता है, थोड़ा सा गर्म रहता है पानी। तो इस सेल से हम जो वोल्टेज निकाल सकते हैं वो हमारी 0.9 वोल्टेज होती है। इसका मैं आपको एक वर्किंग फंक्शन दिखा दूंगा एनिमेशन टाइप का, उससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शंस हैं आपकी एट एनोड 2s2 जो कि गैसेज स्टेट में है, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस में कन्वर्ट हो जा रही है, फिर 4H प्लस प्लस 4OH माइनस इज इक्वल टू 4H2O। और यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ आप देखोगे 2H2 बच जाता है और यहाँ पे 4OH माइनस आयन बच जाता है, बाकी 4H प्लस और ये 4H प्लस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्या देता है उसके बाद, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और प्लस 4H2O। तो हमारी ये पहली एनोड पे ओवरऑल रिएक्शन बनती है, ठीक है। अगले की बात करें तो एट कैथोड क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा प्लस 2H2O प्लस इज इक्वल टू 4OH माइनस, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। ये पूरे सिस्टम की हो जाएगी। अब हम इसको और इसको कैलकुलेट करते हैं अगर इस ओवरऑल रिएक्शन को और इस ओवरऑल रिएक्शन को, तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे 2H2 है, ठीक है, और 4OH माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा O2 है, O2 कहाँ से निकल के आ रहा है, ये वाला O2 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2H2O है, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे अभी बचा 2H2O, ठीक है। तो ये हमारा 2H2O यहाँ पे आ जाता है और फिर प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। साथ ही साथ इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। फ्यूल सेल का मैं एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ आपको, और एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। सब में कॉमन डाल सकते हो। खैर फ्यूल सेल के जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम दे सकते हो। लिमिटेशंस क्या है, ओवरऑल कॉस्ट, हाइड्रोजन स्टोरेज और हाईली फ्लेमेबल होती है, ठीक है, यही चीज़ें हैं। एप्लीकेशंस में आपका ऑटोमोटिव व्हीकल्स में यूज होता है, मिलिट्री एंड एरोस्पेस और डोमेस्टिक पावर यूनिट में भी। और एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है कह सकते हो। और हाई इफिशियंसी, सिंपल एंड सेफ, डज नॉट हैव मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसलिए अच्छा होता है। पॉल्यूशन फ्री होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, कॉम्पैक्ट एंड नॉइजलेस होता है, स्पेस जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो बढ़िया होता है और आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे हम यूनिट नंबर 4 की वीडियो में। इसकी नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।